मौजूद हैं। पार्थिव से भी हम बातचीत करेंगे और शरद अवस्थी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था रिलायंस के नंबर्स को लेके, कई पैरामीटर पे बीट साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप कैसे नंबर्स को रीड कर रहे हो, कैसा देख रहे हो अभी प्राइमा फेसी आंकड़ों को? देखिए, प्राइमा फेसी टॉप लाइन के लेवल पे एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट मुझे लगता है ईबिटा और पैट के लेवल पे तो काफी मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी बेटर नंबर्स हैं। जियो के नंबर्स भी बेटर हैं और O2C में तो हम लोग ऑब्वियसली सभी कोई थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर ही रहे थे टिपिकली क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि जीआरएम्स में कमी आई है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस अगर मैं जियो के नंबर्स देखूं, रिटेल के नंबर देखूं और टोटल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसको आप देखें तो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर है। हम लोग 17,500 के आसपास की नेट प्रॉफिट का फिगर लेके काम कर रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे नंबर्स। इनफैक्ट जो ओवरऑल इबीटा का नंबर का अनुमान था बाजार में, वो करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था। कंपनी ने मेंशन किया 44,678 करोड़ रुपए के आसपास, तो यहाँ पर बीट है। आप जिस O2C की बात कर रहे थे कि थोड़ा स्लगिश नंबर रहेगा, वहाँ पर भी बीट है। 4,837 करोड़ का अनुमान था, 5,804 करोड़ का एक नंबर आया है। और जियो यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, हायर एंड पे एबीटा मान के चला जा रहा था, करीब करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास, 13,955 करोड़ रुपए का एक एबीटा का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अमरीश सर, आपका पहला टेक इन नंबर्स को लेकर? हाँ, नंबर्स तो ठीक ठाक है, स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा बहुत बेटर है। एंड क्लियरली आई थिंक द परफॉर्मेंसेस कम फ्रॉम रिटेल एज वेल एज जियो। एंड जियो का जो परफॉर्मेंस था इज क्लियरली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एज फार एज O2C इज कंसर्न्ड, ड्यू टू क्लोजर क्लियरली उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट स्टिल आई थिंक इट्स परफॉर्म स्लाइटली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इवन इन दैट स्पेस। डिस्पाइट जो जीआरएम्स फॉल किए हैं उसके बावजूद आई थिंक परफॉर्मेंस वाज डिसेंट। जी अमरीश सर, दो चीजें और इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर के लिए करीब करीब 30,102 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें पैन इंडिया एक्सपेंशन को लेके 5G रोल आउट में, और साथ साथ रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके 75,000 करोड़ रुपए का एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ईयर मार्क करके रखा हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट में से एक बड़ा हिस्सा 30,000 करोड़ रुपए या 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो केपेक्स है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इस केपेक्स को? आई थिंक कैपेक्स कर रहे दैट भी क्लियरली मींस आगे का विजिबिलिटी इज मच मच क्लियरर। और जो इन लोग 5G पे अभी स्पेंड कर रहे हैं, इसका तो रिटर्न शायद इमीडिएटली हो जाएगा, बिकॉज क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि FY25 में, इन द सेंस फ्रॉम Q1 FY25, जो जो 5G के टैरिफ्स रहेंगे that will not be at par with 4G. Clearly incremental tariffs रहेंगे, expected कि 10% higher होगा. So I think those returns will start coming in immediately from Q1 FY25. जी अच्छा, जियो जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, कुछ और नए यहाँ पे डिटेल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म का जो इबीटा है वो करीब करीब 13,955 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया। 13,450 करोड़ का एक अनुमान था, 11-11.5% की बढ़त वाई बेसिस पर आई है। जियो प्लेटफॉर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 5,445 करोड़ रुपए आया है, अनुमान था 5,150 करोड़ रुपए के आसपास, वहां पर थोड़ा सा बीट है। जो स्ट्रॉन्ग डेटा और वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ है, करीब 31-31.5% की डेटा ग्रोथ और 8% के आसपास की वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर एडिशन की बातचीत थी, 1.12 करोड़ के सब्सक्राइबर एडिशन आए हैं Q3 के अंदर, और अब टोटल बेस जो है वो 47 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरपू 181 का नंबर आरपू की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आरपू का जो नंबर 183-182 के रेंज में रहने की बातचीत थी, उसी रेंज में कहीं ये नंबर देखने को भी मिल रहा है। और ओवरऑल 5G और 4G का जो एक्सपेंशन है वो फास्ट पेस पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए पार्थिव भी हमारे साथ मौजूद है। पार्थिव, आपका टेक क्या है नंबर्स को लेकर? अभी इनिशियल डेटा आना शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें जियो प्लेटफॉर्म के नंबर अनुमान से बेटर है, ओवरऑल ईबीटा का नंबर अनुमान से बेटर है। आप कैसे रीड कर रहे हो? यस, ओवरऑल नंबर्स अगर देखने जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं O2C बिजनेस की बात करूं तो हम जानते हैं कि रिलायंस के पास वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज है, जिसके वजह से अरब हेवी या लाइट क्रूड बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं। हमने ये सुना था कि बिकॉज मिडिल ईस्टर्न क्रूड डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा था, तो इंडिया ने काफी क्रूड रशिया वेनेजुएला से भी प्रोक्योर किया है, जिसका फायदा डेफिनेटली
है कि बहुत जी अच्छा जी जी परफॉर्मेंस है। Not पार्थिव, only that, आप शायद बाहर हैं, आपसे हम दोबारा संपर्क, जी आपसे हम दोबारा पार्थिव बातचीत साधने की कोशिश करेंगे, कुछ इशू है। पार्थिव, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज। सो मैं बता रहा था कि थ्रूपुट रिफाइनरी का कम था, डिस्पाइट दैट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे है। और रिफाइनरी का जो फीड स्टॉक है जो जाता है पेटकेम बिजनेस में, वो भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से O2C बिजनेस डिस्पाइट द फैक्ट कि वीक होना था, लेकिन आई थिंक रियली अच्छा परफॉर्मेंस है। दैट इज वन। नंबर टू, अगर जियो की बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि जो नए सब्सक्राइबर्स है उसमें जो एडिशन का नंबर था एनालिस्ट के पोल से ज्यादा है। दिस गोज टू शो कि जो 2G सब्सक्राइबर्स जो रिलायंस कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा है वाया जियो भारत फोन, वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़े, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरपू का नंबर है वो इंक्रीमेंटली सिर्फ 2% बढ़ा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो 2G कस्टमर्स होते हैं जो मूव होते ऑन टू जियो भारत फोन, वो इतना ज्यादा आरपू नहीं लाते। तो यहाँ पे आई थिंक कोई चिंता का विषय नहीं है, वहां पे भी बिजनेस बहुत अच्छा है। आई थिंक सबसे शानदार रिजल्ट जो हमने देखा है वो रिटेल में देखा है, बिकॉज रिटेल में जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, 50 बेसिस पॉइंट का रिटेल में उन्होंने एबिटा मार्जिन बढ़ा है। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। और अभी 8.4 के आसपास एबिटा मार्जिन हो गया रिटेल बिजनेस में, विच अकॉर्डिंग टू अस इज फैंटास्टिक। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ऑन एबिटा फ्रंट, ऑपरेशनल फ्रंट, आई थिंक जो मार्केट सोच रहा था उससे तो डेफिनेटली बेटर है। इनफैक्ट रिटेल के जो नंबर्स की आप बात कर रहे हो, क्वार्टरली रेवेन्यू करीब 83,063 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रिटेल का क्वार्टरली इबीटा रिकॉर्ड लेवल्स पर आया है, करीब 6,258 करोड़ रुपए के आसपास। वाई बेसिस पे 31% का जंप है। 8.5% के मार्जिन है, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का जंप यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इस क्वार्टर में जो रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट है वो करीब 3165 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिला। 252 नए स्टोर कंपनी ने अपने खोले हैं इस तिमाही के अंदर, और टोटल स्टोर काउंट जो है वो अब 18,774 स्टोर्स की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो रिटेल का रिकॉर्डेड फुटफॉल जो इस बार देखा गया वो करीब 28.2 करोड़ के आसपास तमाम फॉर्मेट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें 40% के आसपास की ग्रोथ रही। और डिजिटल कंट्रीब्यूशन करीब 19% के आसपास अब रेवेन्यू में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से एक फेरबदल रिटेल के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरद सर, रिटेल बिजनेस को लेकर एक अच्छे नंबर आए हैं, मतलब क्योंकि ये क्वार्टरली टेलविंड भी था। थर्ड क्वार्टर आमतौर पर फेस्टिव डिमांड का भी रहता है और मैरिज सीजन भी रहता है। सो वैसे भी रिटेल के नंबर्स अच्छे की एक्सपेक्टेशन थी और उसको भी बीट किया है। यहाँ क्या रीडिंग आपकी रही नंबर्स को लेकर? देखिए, मुझे लगता है हम 6,200 करोड़ के आसपास की EBITDA के हिसाब से काम कर रहे थे, तो उसमें भी बीट ही है। और मुझे लगता है ये लगातार इनका इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा। मुझे जो कुछ स्टोर्स इनको इंटीग्रेट करके नए लॉन्चेस करने थे वो भी पिछले क्वार्टर हो गए हैं। अब उन स्टोर्स में से भी एडिशनल जो इनको फुटफॉल मिलेगा, प्लस जो एक्सपेंशन लगातार होता जा रहा है, अब लगभग 73 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस हो गई है। और अभी भी जैसा आप बोल रहे हैं 250 न्यू स्टोर अभी भी ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है अभी भी जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट रिटेल में वगैरह में और बाकी चीज़ों को मिला के रिलायंस को लाना है, वो अभी भी आना बाकी है। और ग्रेजुअली एक शिफ्ट हो गया है प्योर ब्रांडेड प्रोडक्ट से आजियो जूडियो टाइप के प्रोडक्ट्स में। जो नई जनरेशन है वो लोग जेन जी जिसको बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनको इतना ज़्यादा ब्रांड एफिनिटी नहीं है कि एलन सोली या लुई फिलिप दे आर हैप्पी विथ कोई भी ब्रांड जो उनको ठीक ठाक फैशन ट्रेंड उनकी आइडेंटिफाई करे। तो मुझे लगता है जियो ऑब्वियसली उसके लिए आइडियली प्लेस्ड है, जितनी बड़ी मास मार्केट और जितने बड़े ब्रांड्स उन्होंने वहां बनाए हैं। तो रिटेल में तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम में भी काफी बढ़िया रहना चाहिए। और रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर कम है, और जेनजी की जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। ब्रांड एफिनिटी जो एक टाइम पे थोड़ी ज्यादा थी, अब मेरे हिसाब से वो काफी रैशनलाइज हो गई है। तो फैशन या ट्रेंडी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स आप एक डिसेंट बजट में अगर ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्वालिटी कंफर्मेशन के लिए रिटेल में जो नई जनरेशन है वो काफी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलना चाहिए आने वाले समय। नहीं तो शरद सर, इस क्वार्टर में क्योंकि दो तीन तरफ से मेजर काम हुआ है। एक इनकी रिफाइनरी पे थोड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि वहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन शटडाउन चल रहा था। उसके बावजूद भी O2C स्पेस अनुमान से बेटर साइड पर आया है। प्लस रिटेल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट हुए हैं। जो जियो के नंबर आए हैं जियो प्लेटफॉर्म के, वो भी बहुत बेटर साइड पर देखने को मिले हैं। और नया एक्सपेंशन जो 4G 5G का है वो देश भर में हो भी गया है, 5G एक्सपेंशन। प्लस 30,000 करोड़ रुपए के आसपास केपेक्स भी है। सो टेलीकॉम वाला पार्ट ये आप कैसे रीड कर रहे हो कि रिटेल तो स्ट्रॉन्ग था ही, टेलीकॉम के नंबर को कैसे देखा आपने? मुझसे सवाल? जी
अच्छा, देखिए टेलीकॉम के नंबर्स भी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। आरपू के लेवल पे हो सकता है थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहे स्ट्रीट को, क्योंकि ज्यादातर एस्टिमेट से 183 से 185 की उम्मीद कर रहे थे। बट हमारा ये मानना है कि एफटीटीएच की जो पेनिट्रेशन है उसका इम्पैक्ट आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बेस काफी छोटा है कंपेयर टू जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है। बट जैसे जैसे जियो आप इंटीग्रेशन की आप बात करें, चाहे वो कोई मीडिया एक्विजिशन जो चर्चित है, बहुचर्चित है, वो होता है, या जिस टाइप से जियो को वो मोनेटाइज करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे प्ले आउट करेंगी। और अभी ये जैसे बजट फोन में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी बना ली है, और आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे जैसे अगले साल 1.5 साल में जैसे 5G मोर और लेस स्टेबलाइज होता है, वहां पे आपको आरपू ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली भारतीय के कंपैरिजन में इनकी आरपू अभी भी कंपैरेटिवली कम है, और वहां पे एक अप मूव आने की गुंजाइश है। तो पहले मेरे हिसाब से कंपनी की टारगेट है कि अपनी जो स्पेस में पकड़ है, मार्केट शेयर, उसको बढ़ाएं, और उसके नेक्स्ट लेवल में मोस्ट प्रोबेबली आरपू रैशनलाइजेशन पे जाएंगे वो। तो फ्यूचर ट्रिगर ये एक हो सकता है आरपू का बढ़ना। और एफटीटीएच मेरे हिसाब से एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए। एयर फाइबर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हार्ड टू रीच एरियाज में मुझे लगता है अभी भी जो हमारी ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी है या पेनिट्रेशन है, उसमें ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर के आने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो भारतीय ऑब्वियसली उस स्पेस में मूव कर रहा है, और रिलायंस एयर फाइबर के संग जहां आपका फाइबर रोल आउट नहीं भी है, वहां भी वो एयर फाइबर के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे एफटीटीएच का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है और 5G स्टेबलाइज हो जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आरपू में भी आपको सिग्निफिकेंट अप मूव मिलेगा। तो प्राइमरी टारगेट जियो का एफटीटीएच और आरपू इंप्रूवमेंट वहीं से होना चाहिए आने वाले समय में। आगे बातचीत करूंगा इन नंबर्स को लेकर, स्पेशली अमरीश सर से भी एक जरा टेलीकॉम स्पेस को लेकर राय लूंगा उनसे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटता हूं और बातचीत करता हूं इन नंबर्स पर भी, और रिलायंस पर अब करना क्या चाहिए इसको लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरें होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है। डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ मुझे लगता है ये डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान। इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो बताइए क्या होता है ये एलएसएस हमारे दर्शकों को। ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 910 के टारगेट्स में देखिए। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर।
तो 2023 जो कि निफ्टी के लिए एक शानदार साल रहा, इनफैक्ट बाजार के लिए एक शानदार साल रहा, जबकि 18-20% के आसपास रिटर्न तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में आए और 20% या 30% प्लस रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन कुछ स्टॉक जिन्होंने एक बढ़िया तेजी दिखाई, उसमें दिग्गजों में टाटा मोटर्स 86% की शानदार तेजी, एनटीपीसी 85% का एक बढ़िया उछाल, बजाज ऑटो 80% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो एलएनटी 70% की शानदार तेजी, कोल इंडिया करीब 65%, एक लंबे अंतराल के बाद बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और हीरो मोटोकॉर्प साल के सेकंड हाफ में चला 50% की तेजी और पावर ग्रिड करीब 50% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप की पूरी तेजी रही पीएसयूज के नाम, जहां पर आरईसी और पीएफसी करीब 250% से ज्यादा का उछाल यहां रहा। आईआरएफसी करीब 200% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मजगांव डॉक, रेल विकास निगम लिमिटेड करीब 150 से लेकर 250% तक की तेजी यहां देखने को मिली। और बीएचईएल और प्रेस्टीज एस्टेट रफली 150% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर कुछ स्मॉल कैप के सुपर हीरो की बात की जाए तो बीएससी ने लीड किया, 350% के आसपास की तेजी, सुजलॉन 250% का एक बढ़िया उछाल, अपार इंडस्ट्रीज करीब 215% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साइंट और जेंसार कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 200% चले। जेबीएम ऑटो 250% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। और साथ साथ एनएलसी इंडिया और कल्याण ज्वेलर रफली 200% के आसपास की तेजी यहां से भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया साल, जबकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आपको मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई पड़े। चुनाव से पहले आखिरी बजट, विकसित भारत। आप देख रहे हैं रिलायंस पे हमारी खास पेशकश। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं और नतीजे अनुमान से बेटर साइड पे ही दिखाई पड़ रहे हैं ज्यादातर सभी पैरामीटर्स में, चाहे वो रिटेल हो, टेलीकॉम हो, ऑयल एंड गैस हो, सभी स्पेस में बेटर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। चेयरमैन साहब के बयान भी हैं कुछ, जहां पर उनका कहना है कि Q3 में कंपनी के शानदार नतीजे आए हैं। जियो ने सबसे तेज 5G का रोल आउट पूरा किया है। जियो भारत और जियो एयर फाइबर का एक बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है और सब्सक्राइबर बेस भी वहां पर थोड़ा बेटर साइड पे होता हुआ दिखाई पड़ा है। रिटेल सेगमेंट में शानदार ग्रोथ जारी है और रिटेल सेगमेंट में ही डिजिटल फिजिकल जो फुटफॉल है वो कहीं ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑयल एंड गैस कारोबार में रिकॉर्ड तिमाही बीटा रहा है और देश के ओवरऑल गैस प्रोडक्शन में KG-D6 का 30% के आसपास का हिस्सा, यानी कि 1/4 से ज्यादा हिस्सा यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और नया एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में जो कामकाज है वो कैलेंडर ईयर 2024 में शुरू होने का एक अनुमान लगाकर वो चल रहे हैं। अमरीश सर, टेलीकॉम स्पेस की बात आपसे नहीं हुई थी, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस के अंदर जो ओवरऑल सब्सक्राइबर एडिशन है वो करीब 1 करोड़ के आसपास का बाजार अनुमान लगा था अपर एंड पे, लेकिन वहां पर भी करीब 1.25 करोड़ के आसपास का एक नया एडिशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू थोड़े से फ्लैट जरूर है, लेकिन YOY बेसिस पर आप देखेंगे तो बेटर साइड पे नंबर है, लेकिन ओवरऑल जो एडिशन है वो थोड़ा बेटर साइड पे दिख रहा है, खासतौर से क्लाइंट एडिशन को लेकर। कैसे रीड कर रहे हो आप टेलीकॉम के नंबर? Client addition has always been the best for Jio, क्योंकि compared to Airtel या Vodafone Idea तो लूज ही कर रहा है सब्सक्राइबर्स, पर मुझे लगता है कि आगे जाके भी आई थिंक द ट्रेंड विल रिमेन। और आरपूस पर जो बात है, मुझे लगता है कि 2025 में आरपूस काफी बढ़ेंगे, बिकॉज क्लियरली आई थिंक देयर विल बी डिफरेंशिएशन बिटवीन 5G एंड 4G का जो टैरिफ्स है, 5G विल बी एटलीस्ट 10% हायर। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास एंड अबव विल श्योरली यूज 5G एंड पे दैट एक्स्ट्रा, और इससे मुझे लगता है कि आरपूस काफी बढ़ेंगे। आई थिंक विल क्लियरली सी आरपूस मच बियॉन्ड 200। और जो जियो एयर फाइबर 5G का है, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग हिट। अभी तक पूरा रोल आउट नहीं हुआ है, बट 2025 में आई थिंक दिस टोटल रोल आउट शुड हैपन, तो उससे भी आई थिंक विल सी द मार्जिन्स आल्सो शूटिंग अप डिसेंटली वेल। तो ये दो शायद टेलीकॉम के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। एंड एज फार एज द अदर बिजनेस आर कंसर्न्ड, पेटकेम में मुझे लगता है कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे आगे जाके। रिफाइनिंग मार्जिन्स मुझे लगता है कि इससे शायद कम नहीं होंगे, सो इट शुड आल्सो मूव अप। एंड एज फार एज रिटेल इज कंसर्न्ड, वहां तो काफी मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि द रेवेन्यू ग्रोथ विल बी मच फास्टर, और जो 1 लाख करोड़ पर क्वार्टर, आई थिंक दैट शुड हैपन इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स।
तो अमरीश सर, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि रिलायंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं अपने ऑल टाइम हाई से, 3-4% ही दूर है, रिसेंटली उसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। और अगर इन्वेस्टर्स के रिवॉर्ड की बात करें तो जियो का डीमर्जर भी हुआ है YOY बेसिस पर, तो उसका भी एक रिवॉर्ड आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप रिलायंस के रिजल्ट को लेके? क्या टारगेट्स आप रखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके? नहीं, देखिए लास्ट थोड़े वीक्स में काफी आउट परफॉर्म किया रिलायंस ने, तो इस रिजल्ट के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट अ ह्यूज जंप, पर शायद 2850 तक जा सकता है। पर मेरा जो स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट है 3250, दैट रिमेन्स, बट इमीडिएटली मुझे लगता है कि इट शुड स्टेबलाइज क्लोजर टू अबाउट 2850 लेवल्स। ओके, तो लंबी अवधि के लिए और अलग लेवल्स हैं, लेकिन हाँ नियर टर्म में 2850 के टारगेट्स के लिए आप एक बार को रिलायंस में यहाँ पर देख भी सकते हो। शरद सर, आपका टेक क्या कहता है? अब जो नंबर्स आए हैं तीनों के आंकड़े, O2C के या रिटेल के या जियो प्लेटफॉर्म के, इन नंबर्स को देखने के बाद आप कैसे रीरेट होता हो देख रहे हो स्टॉक को, और आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रही है स्टॉक में? क्योंकि 4% ऊपर है, मतलब 4% दूर अपने ऑल टाइम हाई से, और एक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी दिखाई भी है स्टॉक ने। तो कैसे आप रीड कर रहे हो इन नंबर्स के बाद रिलायंस की सिचुएशन? देखिए 3-4 चीजें हैं। मुझे लगता है O2C बिजनेस में और GRM से रिलेटेड कमेंट्री जो आएगी वो थोड़ी सी पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि पिछली तिमाही में तो बहुत ज्यादा सबड्यूड थे लेवल से सिंगापुर GRMs के, बट अभी रिकवर कर रहे हैं। हर रोज आप रिकवरी देख रहे हैं, लगभग $11-12 पे अभी आ गया है, नीचे में $2-3 तक चला गया था। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा पॉजिटिव टोन आएगा, और मेंटेनेंस शटडाउन भी था पिछले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर वो नहीं रहेगा, तो उसका एक एडेड इम्पैक्ट रहेगा। तो हम मान रहे हैं कि अगले क्वार्टर हो सकता है कंपनी थोड़े बेटर नंबर्स रिपोर्ट करे। जियो में कोई स्लो डाउन हम देख नहीं रहे, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो ट्रिगर्स आएंगे, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो उनकी इन्वेस्टमेंट करनी है, न्यू एनर्जी में, उसके जो टारगेट्स वो अनाउंस करते हैं 750 बिलियन के, उसमें जो रैंप अप के प्लान वो अनाउंस करते हैं, वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा। और इसके अलावा अगर डिज्नी हॉटस्टार हो जाता है तो वो एक एडवांटेज हो सकती है कंपनी के लिए। ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं जो वापस री रेटिंग करा सकते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है SOTP के हिसाब से 3050-3100 रुपए के हमारे लक्ष्य हैं, और जिस हिसाब के नंबर्स आए हैं तो, और जैसा मार्केट का मूड थोड़ा ठीक ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा वीकनेस तो रहनी नहीं चाहिए, तो साल भर में हो सकता है आपको 3050-3100 रुपए तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिले। 3150 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अमरीश सर, एक बड़ा मेगा केपेक्स का पार्ट मिस हुआ हमसे, आपसे मतलब बातचीत में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास से केपेक्स की बातचीत है। इसमें जो ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर भी कंपनी थ्रस्ट डाल रही है, और इस पूरे नंबर के बीच में उसकी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वो अब अपकमिंग फील्ड है जो अभी नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन एक बड़ा केपेक्स है जो गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक के साथ जरूर एसोसिएट रहेगा। सो उसको आधार मानते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो पार्ट अब कैसे हम देखेंगे रिलायंस में? जो न्यू एनर्जी का जो कैपेक्स हो रहा है उसका तो रिटर्न्स इमीडिएटली तो आने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक इवन द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट। उससे शायद जो अर्लीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबली फ्रॉम FY26 ऑनवर्ड्स, तो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड टू अ डिसेंट एक्सटेंट, बट क्लियरली जिस हिसाब से इन लोग कैपेक्स कर रहे हैं, लाइक आई सेड, विजिबिलिटी इज वेरी क्लियर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नंबर्स के दिन आज हमारे साथ शाम तक जुड़े और आपने बातचीत की, और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। पार्थिव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन ट्रांजिट जुड़े और नंबर्स पे आपने बातचीत की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स को लेकर हमारी खास पेशकश देख रहे थे आप। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार। जन कल्याण और विकास की जुगलबंदी, इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की गारंटी। बजट बढ़ाएगा मार्केट की रफ्तार, आम आदमी बोले टैक्स कम करो सरकार। बजट का सरताज यानी CNBC आवाज। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव CNBC आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज धज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए राम उत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। जय सिया राम। कैलेंडर भले ही कितने बदल गए हों, पर वो जज्बा आज भी बरकरार है। सुबह से पहले उठ जाते हैं, कभी रात के बाद सोते हैं,
बिना थके हमेशा जागते रहते हैं। तभी तो छोटे से घर से बड़े आशियाना तक हमने बनते देखे हैं। 2 पहिया से लग्जरी कार तक का सफर भी हमने तय करते देखा है। बलिष्ठा बलिष्ठा नापते नापते, एक दूजे का साथ निभाते निभाते आज कितनी दूर तक आ गए। वैसे तो प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, बस इतना जरूर है कि लाखों दिलों में हमने अपना घर बनाया है। आपकी कामयाबी से अपनी कामयाबी की ये साझेदारी यूं ही बनी रहेगी। 19 सालों से आपके साथ CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। कैलेंडर भले ही कितने बदल गए हों, पर वो जज्बा आज भी बरकरार है। सुबह से पहले उठ जाते हैं, कभी रात के बाद सोते हैं, बिना थके हमेशा जागते रहते हैं। तभी तो छोटे से घर से बड़े आशियाना तक हमने बनते देखे हैं। 2 पहिया से लग्जरी कार तक का सफर भी हमने तय करते देखा है। बलिष्ठा बलिष्ठा नापते नापते, एक दूजे का साथ निभाते निभाते आज कितनी दूर तक आ गए। वैसे तो प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, बस इतना जरूर है कि लाखों दिलों में हमने अपना घर बनाया है। आपकी कामयाबी से अपनी कामयाबी की ये साझेदारी यूं ही बनी रहेगी। 19 सालों से आपके साथ CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। F&O गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में F&O सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। F&O गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में F&O सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। कैलेंडर भले ही कितने बदल गए हों, पर वो जज्बा आज भी बरकरार है। सुबह से पहले उठ जाते हैं, कभी रात के बाद सोते हैं, बिना थके हमेशा जागते रहते हैं। तभी तो छोटे से घर से बड़े आशियाना तक हमने बनते देखे हैं। 2 पहिया से लग्जरी कार तक का सफर भी हमने तय करते देखा है। बलिष्ठा बलिष्ठा नापते नापते, एक दूजे का साथ निभाते निभाते आज कितनी दूर तक आ गए। वैसे तो प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, बस इतना जरूर है कि लाखों दिलों में हमने अपना घर बनाया है। आपकी कामयाबी से अपनी कामयाबी की ये साझेदारी यूं ही बनी रहेगी। 19 सालों से आपके साथ CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है इस वक्त के ताज़ा और अपडेटेड आवाज समाचार। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई रामलला की मूर्ति, रामलला के श्याम वर्ण प्रतिमा को रखा गया और उसकी तस्वीर आई सामने। सीएम योगी ने लिया अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैयारियों का जायजा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन, महाराष्ट्र में प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी का ऐलान। अनुमान से अच्छे रहे रिलायंस के नतीजे, 18% के साथ रिकॉर्ड मार्जिन। कंसोलिडेटेड मुनाफा और कंसोलिडेटेड आय भी बढ़ी। जियो का आरपू भी 2% बढ़कर 181 रुपए हुआ। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस प्रयास के लिए टीम को दिया धन्यवाद। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर, आज हुए बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 496 तो निफ्टी 160 अंक चढ़कर बंद। आईपीओ को लेकर ना करें जल्दी, कीमतें स्थिर होने तक करें इंतजार। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने दी सलाह, कहा 3 आईपीओ की सेबी कर रही है जांच। बजट में आ सकती है शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम। 60,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन संभव। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 10.9% बढ़कर 19,641 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंसोलिडेटेड आय 3.2% बढ़कर 2.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिलायंस के नतीजों पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी सुमित मेहरोत्रा के पास। तो सुमित, कैसे हैं ये नंबर्स और क्या क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे जारी हुए हैं और अनुमान से बेटर साइड पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं कई पैरामीटर्स को लेकर। पहले कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करते हैं, जहां पर मुनाफा 11% बढ़कर 19,641 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। आय 3.5% बढ़ी है, वाई बेसिस पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में आय आते हुए दिखाई पड़ी और इबिटा भी 17% बढ़ के 44,678 करोड़ रुपए, जो कि अनुमान से बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा। जियो के कारोबार की अगर बात की जाए तो मुनाफा करीब 11% बढ़ा है, 5,445 करोड़ इस तिमाही के अंदर मुनाफा आया है और आय भी 11.5% बढ़ी है, 32,510 करोड़ रुपए के आसपास की आय इस तिमाही के अंदर जियो प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की। Q3 में एक रिकॉर्ड आय का नंबर भी जियो ने पोस्ट किया है और इबिटा भी करीब 13,955 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही के अंदर देखने को मिला। आरपू फ्रंट पे करीब 182 रुपए के आसपास कंपनी के आरपूज आते हुए दिखाई पड़े हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट की एक अनुमान था 1 करोड़ के आसपास ग्राहक एडिशन का, करीब 1.25 करोड़ नए ग्राहक कंपनी की तरफ से जुड़ते हुए दिखाई पड़े हैं Q3 में डेटा ट्रैफिक भी करीब 31.5% वाई बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी के रिटेल साइड से देखने को मिले, जहां पे मुनाफा 32% बढ़कर करीब 3165 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहा। आय फ्रंट पर 22-23% की बढ़त रही और इबिटा रफली 31% बढ़कर करीब 6,258 करोड़ रुपए इस तिमाही में देखने को मिला और मार्जिन भी 8.5% के आसपास कंपनी ने पोस्ट किए। 252 नए स्टोर कंपनी की तरफ से और एडिशन होते हुए दिखाई पड़े। O2C कारोबार में जहां पे प्लांट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन शटडाउन भी था, उसके बावजूद भी अनुमान से बेटर साइड पे कारोबार देखने को मिला। 6,719 करोड़ रुपए कंपनी की O2C की आय रही, जो कि 50% बड़ी वाई बेसिस पर और इबिटा फ्रंट पर भी करीब 5,804 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑयल एंड गैस का इबिटा आता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर 50% जंप रहा। इसके अलावा इबिटा अगर O2C बिजनेस के नंबर्स पे नजर डाली जाए ओवरऑल, तो वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। तो कई पैरामीटर्स पे कंपनी के नंबर्स अनुमान से बेटर रहे हैं और ओवरऑल जो केपेक्स है वो भी 30,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट सब सेगमेंट को लेकर भी कंपनी की तरफ से एक बड़ा केपेक्स अनाउंस किया गया है। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस रिजल्ट अपडेट के लिए। चलिए, मुकेश अंबानी जी ने इस जो कि रिलायंस के चेयरमैन हैं, अपने इस परफॉर्मेंस पर कंपनी के Q3 पे क्या कहा है आपको बताते हैं। RIL ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से एक और शानदार तिमाही दर्ज की है, ये उनका कहना है। सभी बिजनेस वर्टिकल्स की टीम्स को उनके असाधारण प्रयासों के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा जियो पर भी उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं और उनका कहना है कि उन्हें ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही कि जियो ने दुनिया में सबसे तेज़ 5G रोल आउट किया है और अब देश के हर शहर, कस्बे और गांव में एक डिजिटल फास्ट ट्रैक कनेक्टिविटी है ब्रॉडबैंड की, जो जियो की बदौलत हो पाई है। RIL के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से एक शानदार तिमाही दर्ज की, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इन नतीजों पर कहा है। लेकिन एक्सपर्ट इन नतीजों पर क्या कहते हैं, अमरीश बलीगा ने रिलायंस के नतीजों पर अपनी राय रखी। नंबर्स तो ठीक ठाक है, स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेड था, उससे थोड़ा बहुत बेटर है। And clearly, I think the performances come from retail as well as Jio. And Jio का जो performance था is clearly better than what was expected. As far as O2C is concerned, due to the closure, clearly उतना expectation नहीं था, but still I think it's performed slightly better than what was expected even in that space. Despite जो GRMs fall किए हैं, उसके बावजूद I think performance was decent. और साथ में आपको ये बता दें कि जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका सोल बेनिफिशियरी इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। लगे हाथों बात कर लेते हैं आज के बाजार की। 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी लौटते हुए दिखाई दी, जहां सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 496 पॉइंट तो निफ्टी 160 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी का दिन रहा। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के CIO महेश पाटिल का कहना है कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न के बाद अब लार्ज कैप में रिटर्न बन सकते हैं, इसलिए निवेशक लार्ज कैप पर फोकस बढ़ा सकते हैं। मार्केट में हालांकि लास्ट 2 महीने में देखा तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई है। काफ़ी बार कंपनीज़ को प्राइसेस चेस करने पड़ते हैं, बट आई थिंक एक अच्छी बात है कि मार्केट की ब्रेड्थ ओवरऑल काफ़ी अच्छी। हमें बीच में लग रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, हालांकि हमने ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखा नहीं है।
तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ा लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे रिस्क रिटर्न जो है काफ़ी बेहतर है। सो वहाँ पे हमारा ज़्यादा रुझाव रहेगा आगे जाते हुए। बट अगर मीडियम टर्म व्यू लेते हैं मार्केट के ऊपर तो हमें लग रहा है कि मार्केट की जो निफ्टी की जो पी मल्टीपल है जो लगभग लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है, तो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी कंपनी की, आई थिंक उतने रिटर्न्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि आईपीओ को लेकर हड़बड़ी घातक हो सकती है, इसलिए अच्छा है कि स्टॉक का प्राइस स्टेबल तक होने तक इंतजार करें। एआईबीआई कॉन्फ्रेंस में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरीपुच ने कहा है कि रेगुलेटर 3 आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में हेराफेरी की जांच कर रहा है। The price discovery mechanism of IPOs is imperfect. And therefore, if a retail investor, not a trader, not the one who wants to flip on day 1 or day 7, because then you're a trader, you're taking the risk, you know the odds, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. If you're an investor, which means you want to hold for a reasonable period of time, then really speaking, why are you wanting to take this risk of ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है? Wait until the price stabilizes. Possibly wait until the first set of quarterly results come. There is no hurry and there is no impact cost for a retail investor. Now, institutions, if they want to wait and buy in the secondary market, there'll be huge impact costs. So I can understand an institutional investor wanting to come into an IPO, and they also have the wherewithal to independently assess the value. But for a retail investor, if you want to play the odds, come into the IPO market. Then if you win, good. If you lose, it's part of your gamble. But if you are an investor who believes in that company for the long term, then wait until price discovery is more efficient.